आगे जो लेखक हैं वह एक और शक्तिशाली गुलाम पहलवान के बारे में बताते हैं। पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि गुलाम की क्षमता तक पहुंचने की चेष्टा करना ही अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। इस लाइन का अर्थ ये है कि गुलाम की जो क्षमता है उस क्षमता तक भी यदि कोई पहलवान पहुंच जाए तो भी वह उस पहलवान के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इतने शक्तिशाली और इतने प्रवीण थे गुलाम पहलवान अपनी पहलवानी में। जो गुलाम पहलवान हैं वह गामा पहलवान के उस्ताद बोले जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो माधव सिंह थे वह गामा के गुरु थे और यहाँ पर गुलाम जो हैं यह भी गामा के गुरु हैं। अब आप ऐसा मत सोचना कि गामा के 2 गुरु कैसे हो गए, तुम कितने भी गुरु बना लो, यह तुम्हारी इच्छा है। उन्होंने माधव सिंह से जो सीखा वह बचपन में सीखा था और कुछ समय बाद जब वह जवानी में आए, उनका आयु और बढ़ी, तो फिर वहाँ पर वह गुलाम पहलवान से भी मिले होंगे और उनसे उन्होंने पहलवानी की और बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। गामा पहलवान गुलाम के बारे में कहते हैं, पूजनीय उस्ताद गुलाम की शक्ति के बराबर कभी नहीं पहुंच सकता हूं। यानी कि सोचो, विश्वविख्यात गामा पहलवान जिसको पूरा संसार जानता है, जो कभी कोई मैच हारा ही नहीं, वह गामा पहलवान कहता है कि गुलाम की शक्ति के बराबर मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता हूं। तो सोचो गुलाम पहलवान उस समय कितने फेमस थे, कितने शक्तिशाली थे कि गामा जैसा लेजेंडरी जो बंदा है, जो लेजेंड पहलवान है, वह भी कहता है कि गुलाम की शक्ति के बराबर मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता हूं। चुन्नी लाल नाम का पहलवान था। हिंदुस्तानी कुश्ती के बारे में कुछ कहने के पहले मुझे उस्ताद गुलाम पहलवान की याद आती है। मैं सच कहता हूँ कि आज तक वैसा पहलवान दुनिया के पर्दे पर देखने में नहीं आया। हिंदुस्तानी पहलवानों में कोई मेरे उस्ताद के पैरों की खाक को भी नहीं छू सकता है। उनकी बराबरी में कोई नहीं था, ना अब तक कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उनका कहना ही क्या है, बेजोड़ बेमिसाल उस्ताद के में कितने ही पहलवान ऐसे थे जो रुस्तमे हिंद कहलाने का दंभ भरते थे। कोई उनसे 19 ना पड़ता था, मगर उस्ताद के आगे सबने मुंह की खाई, कोई उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता था। ऐसा चुन्नी पहलवान ने अपने उस्ताद गुलाम के बारे में कहा था। आगे वह कहते हैं, मेरी समझ में उस्ताद का सीना कम से कम 58 इंच था। दुनिया में आज तक 58 इंच से ज़्यादा चौड़ा सीना किसी का नहीं हुआ। यह जो चुन्नी लाल हैं यह अपने गुरु की इतनी बढ़ाई कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि यह उस समय पहलवान प्रोफेसर राममूर्ति जी को नहीं जानते थे, जिनकी छाती का विकास 58 इंच था। एक दफ़ा मैं और रहीम सुल्तानी वाला दोनों उस्ताद के पीछे खड़े हो गए। उनके आगे से हमें कोई देख भी नहीं पाता था। उनका बदन वाकई देखने काबिल था। शरीर का ऊपरी हिस्सा खूब गठा हुआ और भारी था। जांघें बड़ी सुडौल बनी हुई थी। उनके उभरे हुए पुट्ठे मानो फौलाद के बने थे। उनकी फुर्ती देखने काबिल होती थी। उनको हजारों दांव पेच मालूम थे, कोई टक्कर का मिला ही नहीं। दाव बहुत मशहूर थे। उनके जो कुछ दाव जो हैं वह चुन्नी लाल कहते हैं कि वह बहुत ही फेमस थे, जिनको वह हर पहलवानी में यूज़ करते थे। जिसमें वह कहते हैं कि धोबी पाट, ढाक, हत्ती उखेड़ और कसौटा, यह जो 4 दाव हैं यह गुलाम पहलवान को बहुत ही ठीक प्रकार से आते थे और हर पहलवानी में अपने प्रतिद्वंदी को इन्हीं दावों से वह धराशाही कर दिया करते थे। उनका कसौटा ऐसा जबरदस्त लगता था कि पहलवान चक्कर खाके गिर जाता था। यह जो कसौटा नाम का जो प्रहार है यह गुलाम पहलवान करते थे और जब यह किसी प्रतिद्वंदी को पड़ता था तो फिर वह व्यक्ति चक्कर खा के गिर ही जाता था। इस तरह का शक्तिशाली प्रहार गुलाम पहलवान किया करते थे। चुन्नी लाल आगे कहते हैं कि रहीम, रहमानी और मुझ जैसे शागिर्दों पर जब वह दांव लगाते थे तब हम लोगों को गश आ जाता था। पहलवान कीकट सिंह हर तरह की चपेट सह लेता था, मगर वह भी
कहता था कि उस्ताद का कसौटा लगते ही मेरे तो पैर उखड़ जाते हैं। इस दांव के नीचे आकर कीकर सिंह छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल सिसकने लगता था। काफ़ी चेले बना डाले थे उन्होंने अपनी खूब जवानी के समय में, और उनके जो भी चेले थे, जो भी उनके शिष्य थे, उन्होंने अपने समय में बहुत ज़्यादा नाम कमाया था। तो इस तरह से जो गुलाम पहलवान हैं, यह भी अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह पहलवानी के क्षेत्र में गामा से भी आगे थे, इसीलिए तो गामा को कहना पड़ा कि मैं उनकी शक्ति के बराबर कभी पहुँच ही नहीं सकता हूँ। जो गुलाम पहलवान था वह कीकर सिंह से 4 बार लड़ाई हुई थी। गुलाम पहलवान जो कीकर सिंह थे उनसे 4 बार लड़े थे, जिसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया गया है। वह कहते हैं कि पहली बार जब उनकी लड़ाई हुई थी तो फिर वह महाराजा सर प्रताप सिंह जो जम्मू के थे वहाँ पर हुई थी, और जहाँ पर यह लड़ाई 4 घंटे तक चली थी, जिसमें गुलाम पहलवान की जीत हुई थी। और दूसरी लड़ाई जो थी वह लाहौर में हुई थी, जहाँ पर कीकर सिंह ने कसौटा लगाकर गुलाम पहलवान को फेंक डाला था और वह बेहोश हो गए थे। लेकिन यह जो लड़ाई थी यह फिर भी बराबर की छूटी थी। और जो तीसरी लड़ाई बताई गई है वह भी लाहौर में हुई थी, जिसमें गुलाम पहलवान का लड़ाई करते करते एक हाथ टूट गया था, लेकिन हाथ टूटने के बावजूद भी जो कुश्ती थी वह बराबर की हुई थी। यह जो कीकर सिंह नाम का जो पहलवान है, यही गुलाम पहलवान को टक्कर दे सकता था, क्योंकि इसमें वह बल था जो कसौटा को जो प्रहार होता था, जो गुलाम पहलवान का जो कसौटे का प्रहार था उसको भी सह सकता था। तो इस तरह से यह कीकर सिंह के बारे में और गुलाम पहलवान की कुश्ती के बारे में यहाँ बताया गया है। गुलाम पहलवान के बारे में बस इतना ही बताया गया है जो मैंने यहाँ आपको इस वीडियो में बता दिया है। स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक में इनका उद्देश्य यह था कि सारे पहलवानों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया जाए। यदि हर पहलवान के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा तो फिर पुस्तक जो है वह बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने हर पहलवान के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया है। आगे वह विदेश के पहलवान के बारे में भी बताते हैं, जिसमें वह यूजिन सैंडो का नाम लेते हैं। वह कहते हैं कि यूजिन सैंडो जो थे वह जर्मनी के कोर्सिनबर्ग में पैदा हुए थे, और उनकी जो लड़ाई थी वह साइक्लोप्स के साथ भी हुई थी। और उनके जो भी शक्तिशाली जो बल प्रदर्शन थे इसके बारे में बताया गया है। वह कहते हैं कि जो सैंडो था वह एक ही हाथ से लोहे की जो मोटी छड़ें होती थी उसको भी मोड़ दिया करता था। एक गुलायत नाम का पुरुष था जो जर्मनी का रहने वाला था, और वह पत्थर की खान में काम किया करता था। वह काफ़ी विशाल था, उसका वजन 400 पाउंड था। तो फिर गुलायत जो था वह यूजिन सैंडो से मिला, लेकिन गुलायत जो था वह अद्भुत शक्तिशाली नहीं था, वह सिर्फ ज़मीन से ही भारी पत्थरों को उठाने में एक्सपर्ट था। यहाँ पर शेर की लड़ाई के बारे में बताया गया है। वह कहते हैं कि यूजिन सैंडो ने जो भारी शेर जो उठाया था अपने कंधे पर, उसका वजन 530 एलबीएस था। जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी वह कहते हैं कि इस पुस्तक से लिखने के 25 वर्ष पहले यूजिन सैंडो भारत में आए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने जो अपनी व्यायाम जो प्रणाली थी इसको खूब प्रचार किया था, और लोगों को ऐसा कहा गया था कि इस व्यायाम प्रणाली के द्वारा जो ग्रिप डंबल है इसके द्वारा तुम शक्तिशाली बन सकते हो। इस तरह से यहाँ पर यूजिन सैंडो के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। आगे वह जो जेविस्को नाम का जो पहलवान है इसके बारे में भी बताते हैं। यह वही जेविस्को है जिसकी लड़ाई हमारे गामा पहलवान के साथ हुई थी। तो इनका जन्म यूरोप के पोलैंड में हुआ था, और बचपन से ही इनको जो शक्तिशाली शरीर था वह शक्तिशाली शरीर बनाने की धुन सवार हो गई थी। यह पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, और इनके जो पिता पिता की इच्छा थी कि ये जो जेविस्को है यह फौज में भर्ती ले, लेकिन जेविस्को जो थे वह पहलवानी सीखना चाहते थे, ताकतवर शरीर बनाना चाहते थे। जेविस्को जो नाम के पहलवान थे इनको रूसी भालू के नाम से भी पुकारा जाता था। विदेश में एक पहलवान था जिसको कुश्ती का पिता माना जाता था, जिसका नाम फार्मर बंस था। ऐसा कहा जाता है कि 6000 उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और 6000 लड़ाइयों में से सिर्फ वह 7 कुश्ती ही हारा था।
तो फिर यह जो फार्मर बंस था, इसका जो शिष्य था, शिष्य का नाम गौच था। तो यह जो गौच नाम का जो शिष्य था, इसकी जो लड़ाई थी वह ज़ेबिस्को के साथ हुई थी और गौच ने ऐसा कह दिया था कि यदि 1 घंटे में मैं इस ज़ेबिस्को नाम के पहलवान को नहीं हरा पाया तो फिर यह मेरी हार मानी जाएगी। और इस तरह से जब ज़ेबिस्को और गौच की जब लड़ाई हुई थी तो फिर 1 घंटे से भी अधिक समय हो गया था और वह ज़ेबिस्को को नहीं हरा पाया था। तो इस तरह से यहाँ पर ज़ेबिस्को की जीत हुई थी। गामा पहलवान ने डॉक्टर रोलर को भी पराजित किया था। तो फिर यह जो डॉक्टर रोलर हैं, इसकी कुश्ती ज़ेबिस्को के साथ भी हुई थी और जब ज़ेबिस्को के साथ कुश्ती हुई थी तो फिर 2 घंटे 20 मिनट तक यह मैच चलता रहा था और हार जीत का फैसला ही नहीं हो पाया था। इसके अलावा जो गोवर पहलवान के बारे में मैंने आपको बताया था, इस पहलवान की ज़ेबिस्को के साथ भी लड़ाई हुई थी जिसमें 35 मिनट में गोवर को हरा दिया था। ज़ेबिस्को जो पहलवान था उसने 35 मिनट में जाकर गोवर को हरा पाया था और एक मैच में 6 मिनट के भीतर ही गोवर ने जो ज़ेबिस्को नाम का जो शक्तिशाली पहलवान था उसको हराकर दिखाया था। इसके अलावा एक मैच और हुआ था गोवर पहलवान का और ज़ेबिस्को का। तो फिर इस मैच में 7 मिनट 30 सेकंड के भीतर ही गोवर पहलवान को ज़ेबिस्को ने हराकर दिखाया था। यूरोप वालों का विश्वास है कि 30 वर्ष के बाद पहलवानों की शक्ति कम होने लगती है, लेकिन जो ज़ेबिस्को था, ज़ेबिस्को इस बात का अपवाद था। यानी कि 55 की उम्र में भी ज़ेबिस्को के भीतर ऐसी फुर्ती थी कि वह शक्तिशाली पुरुष नजर आता था और ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि 55 वर्ष का व्यक्ति भी पहलवानी को इतने ठीक प्रकार से कर सकता है और शक्तिशाली पहलवानों को भी हरा सकता है। ज़ेबिस्को नाम का ऐसा पहलवान था कि वह भारत का भ्रमण करता रहता था और वहाँ पर वह गामा से भी मिलता था और इसके अलावा जो शक्तिशाली जो पहलवान थे उनसे भी गोवर पहलवान की उनसे भी ज़ेबिस्को की भेंट होती रहती थी। तो इस तरह से ज़ेबिस्को के बारे में भी यहाँ पर जो बताया गया था वह मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक महिला पहलवान के बारे में बताया गया है जिसका नाम कुमारी हमीदा बानो बताया गया है। वह कहते हैं कि रंगून में उद्दीन पहलवान, कलकत्ता में अब्दुल लतीफ़ पहलवान, बम्बई में गामा शोभम और आगरा में फिरोज़ पहलवान, अमृतसर में करीब पहलवान, लुधियाना में अलख पहलवान, प्रयाग में हुसैन बख्श को हराकर उन्होंने यह दिखा दिया था कि एक महिला होते हुए भी वह पुरुषों को भी पहलवानी में हरा सकती है। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं यह सारे पुरुषों के नाम हैं और इन पुरुषों को यहाँ पर कुमारी हमीदा बानो ने हराकर दिखाया था कुश्ती के दंगल में। तो इस तरह से यहाँ पर जितने पहलवानों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया था वह मैंने यहाँ आपको बता दिया है। जितने भी पहलवान थे जिनके बारे में जो संक्षिप्त रूप में बताया था और जो डिटेल में बताया था वह मैंने यहाँ आपको सब कुछ बता दिया है। आगे जो पहलवान हैं वह इस पुस्तक में शरीर विज्ञान की चर्चा करते हैं जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा।